गुड इवनिंग एवरीवन। दिस इज बैच ऑफ क्लास 10 फिजिक्स। चैप्टर चल रहा है हमारा चैप्टर नंबर 13, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। टॉपिक हमारा कल स्टार्ट हो गया था, ज्यादा रीकैप में जाने की जरूरत नहीं है। इसका रीकैप ऑलरेडी आपको दे दिया। हेडिंग ये कल वाली कल ही लिखी हुई थी, है ना, कि फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड। कल अपन ने डिस्कस किया था कि किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर करंट कैरिंग कंडक्टर को रखेंगे तो उस पर फोर्स लगनी चाहिए या नहीं लगनी चाहिए। किसी मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेट को रखें तो उस पर तो फोर्स लगनी चाहिए, बट करंट कैरिंग कंडक्टर पे भी लगनी चाहिए। आंसर इज यस। और क्यों लगनी चाहिए? बिकॉज वो खुद स्टार्ट कर देता है बिहेव जस्ट लाइक अ मैग्नेट। तो सबसे पहले आप इसमें स्टेटमेंट लिखें कि whenever whenever a current carrying conductor, जो चीज में पता लगी वही लिखनी है बस। whenever a current carrying conductor is placed in magnetic field is placed in magnetic field, it experiences a force. It experiences a force. सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको ये पता लगी, और ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी इस पे बेस्ड डिवाइस पढ़ेंगे अपन, ठीक है। जैसे ये टॉपिक खत्म करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा इलेक्ट्रिक मोटर। तो इलेक्ट्रिक मोटर अपन ने देखी है, फैन में होती है, वाटर पंप में होती है, जहां भी कोई भी चीज रोटेट होती है उसमें मोटर होती है। लाइक छोटे बच्चों वाले टॉयज होते हैं उसमें मोटर होती है। तो उस मोटर का काम करने का जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो यही है। एग्जाम में भी आए, अगर पूछे कि व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर, तो यही डिट्टो लाइन चिपका करके आने वहां पे कि व्हेनेवर अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स। ठीक है, तो ये बात तो हमें पता लगी, इसको लिख लिया अपन ने। बट ऐसा हुआ क्यों? ऐसा हुआ क्यों, फोर्स लगी क्यों है, अगर इसका रीजन लिखना हो तो अब इसको हटाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आप बनाओ, रीजन ऐसा हुआ क्यों, व्हाई सो। तो रीजन ये है, because the current carrying conductor, जो करंट कैरिंग कंडक्टर होता है starts behaving like a magnet, like a magnet, and hence experiences a force, and hence experiences a force, इसलिए उस पर एक फोर्स लगती है, बस। तो लिखो इसको, फटाफट फिनिश करो। पहले अपन ने कहा कि फोर्स लगती है, फिर अपन ने बता दिया कि फोर्स क्यों लगती है। अब आगे चलते हैं। छोटे छोटे चंक्स हैं इसके अंदर, आपको उनको समझना भी है, ध्यान भी रखना है कि हर पार्ट में क्या बताया जा रहा है और क्यों क्यों अपने वो पार्ट लिख रहे हैं। नेक्स्ट इज हेडिंग बनाना है इसको, एक्टिविटी। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, बोर्ड क्वेश्चन है। एक्टिविटी टू डेमोन्स्ट्रेट क्या डेमोन्स्ट्रेट करना है, यही चीज अगर आपको प्रूफ करनी हो कि हाउ कैन यू से दैट। लाइक मैंने आपको कहा कि अच्छा करंट कैरिंग कंडक्टर को ना तो मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर फोर्स लगती है, ठीक है। अब कुछ बच्चों ने कहा कि सर क्यों लगती है, तो उनको आंसर दिया कि भाई करंट कैरिंग कंडक्टर तो मैग्नेट बन गया, और मैग्नेट बन गया तो उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगाएगा। तो वो बच्चे एग्री करके कि हाँ सर ठीक कह रहे हो। बट कुछ बच्चे, सपोज करो कि 2-3 बच्चे हो रहे हैं, वो कहेंगे नहीं सर हम तो नहीं मानते, हमें तो लाइव देखना है तभी हम मानेंगे। तो उनको, अगर उन तरह के बच्चों को या उन तरह के पर्सन को हमें सेटिस्फाई करना हो, डेमोन्स्ट्रेट करना पड़ेगा उस केस में। तो इट मींस क्या हमारे पास कोई एक्टिविटी है जिससे अपन ये डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं?
तो आंसर इज यस, हमारे पास एक एक्टिविटी है। उस एक्टिविटी का सेटअप समझ लेते हैं। जो लैंग्वेज लिखने वाली है वो तो सिंपल ही होती है। अब ये जो एक्टिविटी की लैंग्वेज है ना, वो आपके पास इस तरह की बन जानी चाहिए जैसे आप मैथ्स के अंदर छोटी क्लास में कंस्ट्रक्शन लिखते थे। अब उसमें डायग्राम बनाना ही मेन है। छोटी क्लास में तो कंस्ट्रक्शन याद करनी पड़ती है, धीरे धीरे आपको पता लग जाता है, आपको कंस्ट्रक्शन लिखवाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आपके मैथ्स में होंगे अभी भी कुछ क्वेश्चन कंस्ट्रक्शन वाला चैप्टर आई गेस है ना, तो उसमें डायग्राम बनाना सीख लिया तो वन बाय वन लिखते रहेंगे। सिमिलर टू दैट यहाँ पे देखो क्या एक्टिविटी है, डायग्राम बना लेना साथ साथ में। अगर हम एक स्टैंड ले लें, एक स्टैंड ले लें, जो भी आपके पास लैब में स्टैंड होता है, इस तरह का कुछ, ठीक है, इस तरह का कुछ स्टैंड ले लो आप, और एक मेटल की रोड ले लो, किसी भी मेटल की, आयरन की, कॉपर की, एल्यूमिनियम की, जिसका भी आपका मन करे, ठीक है। एक मेटल की रोड ले लो, दिस इज मेटल की रोड। इसके अंदर दो पॉइंट्स पे आप वायर को रैप कर दो, देखते लो, दो हिस्सों पे वायर को अटैच कर दो। एक थ्रेड से तो आप इसको टांग दो, और दूसरा वाला जो है, एक से तो टांगने के काम में आ जाएगी, इसलिए अपन ने कुछ यहाँ पे टर्न्स बांध दिए, है ना, कुछ टर्न्स बांध दिए हैं यहाँ पे। ये सोलेनॉइड वाला काम नहीं कर रहे अपन, कहीं यहाँ पे इसकी शेप को सोलेनॉइड से रिजेंबल मत कर लेना। और अब ये जो दो वायर्स हैं इनको किसी बैटरी से कनेक्ट कर देंगे अपन, ठीक है, किसी भी बैटरी से कनेक्ट कर दो। तो बैटरी से कनेक्ट करने को अपन ऐसा दिखाते हैं कि लाइक सपोज ये बैटरी, ये की, इस वायर को घुमा के इसके साथ कनेक्ट कर दो। ये पॉजिटिव एंड, ये नेगेटिव एंड, बैटरी के नीचे बी, यहाँ पे के। ठीक है, इस तरह से जैसे आप इस की को ऑन करोगे तो आपके पास करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है, करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देगा, पॉजिटिव से इस रोड के अंदर इस तरफ जाएगा और फिर ऊपर, फिर यहां से इस तरफ आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से करंट फ्लो करेगा इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में। और अब हमने करंट कैरिंग कंडक्टर तो बना लिया, करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में लेकर आना है और ये चेक करना है कि क्या उस पर फोर्स लगती है या उस पर फोर्स नहीं लगती। तो किसी और कलर से एक मैग्नेट बना लो। मैग्नेट अपन यहां पे यूज कर लेंगे होर्स शू मैग्नेट, ठीक है। होर्स शू मैग्नेट आपको स्टार्टिंग में दिखाई दी, होर्स शू मैग्नेट, जिसके अंदर एक जो एंड है वो नॉर्थ पोल होता है और दूसरा एंड साउथ पोल होता है। तो इट मींस, और नॉर्थ से साउथ के बीच में आपको पता है फील्ड लाइंस ट्रैवल करती है, नॉर्थ से निकलती है, साउथ में सिंक होती है। इसका मतलब ऐसा थोड़ा लाइट कुछ लाइंस बना लेना, बहुत डार्क मत करना। लाइक मैंने बनाई, हो सकता है वीडियो में जा रही हो सकता है नहीं जा रही हो, नॉर्थ से साउथ की तरफ, ठीक है। तो भी मैग्नेटिक फील्ड बन गया। जब तक की बंद है तब तक तो सिंपल कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में होगा, इस पे कोई फोर्स नहीं लगेगी। बट जैसे ही आप इस की को क्लोज कर दोगे, करंट फ्लो करना स्टार्ट करवा दोगे, तब आपको दिखेगा कि ये जो रोड है जिस भी पोजीशन पे हैंग कर रखी है उससे शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है, उससे शिफ्ट हो जाएगी, इस पे एक फोर्स लगेगा। और इस एक्टिविटी को बनाया है, इसको देख भी सकते हैं आप, ठीक है। गिव मी अ मिनट, लेट मी शेयर द स्क्रीन विद यू। Place towards the right. We have observed that any conductor which is carrying current will produce a magnetic field around itself. We have also learned about the magnetic field line patterns, the factors on which magnetic field depends, and a lot more.
Now say there's a magnet in the vicinity of a current carrying wire. In this situation, if field produced by a current carrying conductor exerts a force on the magnet, then the magnet should also exert a force on the current carrying wire, right? Yes, that's correct. As always, the question popping in our head is how? The easiest way to find out the answer is to perform an experiment. To perform an experiment, we need a setup, right? Here it is. In our setup, we have an aluminium rod, a strong horseshoe magnet, a battery, and a key. We have marked the two ends of the rod as A and B. We connected the rod with wires and then suspended it horizontally. And we've placed the horseshoe magnet around the rod in such a way that the magnetic field is directly upwards. How? Exactly, by keeping the north pole of the horseshoe magnet below the rod and south pole above the rod. With this, the magnetic field will be acting upwards. It's because outside the magnet, the magnetic field acts from the north to the south pole. Now we close the switch and allow the current to flow through the rod from B to A. Wow, the rod moves towards the left, which means a force is getting exerted on the rod, correct? That's correct. Now, if I reverse the current, will the rod displace towards the right? Absolutely. When the current is reversed, which means when the current is flowing from A to B, the rod gets displaced towards the right. So now we can say that a force is getting exerted on the current carrying conductor by the magnetic field. What else does it tell us? It tells us that the direction of force is also reversed when the direction of current through the conductor is reversed. But let's try something more. Will the same happen even if we reverse the direction of the magnetic field? How can we change the direction of the magnetic field due to the horseshoe magnet? Yes, we just interchange the poles. Now the field will be downwards from the north to the south. When we close the switch, we observe that the direction of force acting on the rod is reversed. Now it moved to the left. So with this experiment, we had observed that a current carrying conductor experiences a force when placed in a magnetic field. Also, we observed that the direction of force gets reversed when the direction of current in the conductor is reversed, or if the direction of the magnetic field is reversed. Let me ask you a question. When will the displacement of the rod be the largest? When will the force applied on it will be the highest? It will be the maximum when the direction of current is at a right angle to the direction of the magnetic field. But is there a way to find the direction of the force on the conductor? How do we know if the rod will move? देखो, अभी आपके साथ इसी एक्टिविटी से रिलेटेड एनिमेशन वाली वीडियो शेयर की, जिसमें आपने कई सारी चीजें सीख ली होगी। 2-3 मिनट की वीडियो थी, काफी अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया उसमें कि ऐसा ही सेटअप है और एक होर्सशू मैग्नेट है, एक रोड है, और आपने सारा समझ लिया उसमें अच्छे से ना। समझ में आ गया सभी को? से यस कि ये डिफ्लेक्ट होगा, पहली बात। दूसरी बात आपने समझी कि इसका जो डिफ्लेक्शन है, इसकी जो फोर्स है, इसके ऊपर जो फोर्स लग रही है, इट डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन ऑफ करंट, एंड दूसरा इट डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बदलोगे तो भी फोर्स की डायरेक्शन बदलेगी, करंट की डायरेक्शन को बदलेंगे तो भी फोर्स की डायरेक्शन बदलेगी। दूसरी चीज, एक और चीज भी आप समझ सकते हो कि करंट अगर आप बढ़ा दोगे, जैसे अगर राइट की जगह लेफ्ट में जा रहा था, लेफ्ट की जगह राइट में जा रहा था, डायरेक्शन चेंज करने पे, तो अगर आप डायरेक्शन चेंज करने के बजाय करंट बढ़ा दोगे तो राइट में जितना भी जा रहा था उससे ज्यादा जाएगा, ठीक है? और अगर मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ा दोगे तो और ज्यादा जाएगा। क्लियर? तो यही एक्टिविटी है। इस एक्टिविटी को आई थिंक ये आपकी एनसीईआरटी की 13.7 होनी चाहिए, बाकी आई एम नॉट प्रीटी श्योर। आप चेक कर लेना, डायग्राम दिख जाएगा आपको। जो भी एक्टिविटी हो उसमें से आप लाइंस लिख सकते हो। मैं आपको यहाँ पे स्टेटमेंट्स नहीं दिखा रहा, ठीक है? चल जाएगा कि आपको मैं वर्बली बता देता हूं अगर किसी बच्चे को दिक्कत है तो। क्या पहले ये कह दो कि
विल मेक द अरेंजमेंट एज शोन इन द फिगर, जैसे फिगर में दिखा रखा वैसा हम अरेंजमेंट बना लेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर उसके बाद हम एक होर्सशू मैग्नेट को लेकर के आएंगे और उसको रोड के बीच में, मतलब कि उसके बीच में रोड को प्लेस करेंगे और सर्किट को ऑन करेंगे एंड वी विल सी कि रोड गेट्स डिस्प्लेस्ड। और यहां से आपके पास रिजल्ट क्या निकलेगा? रिजल्ट ये निकलेगा दैट अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन करंट कैरिंग मैग्नेटिक फील्ड। सिंपल सा काम है, तो ये आप लिख सकते हो, इसमें कुछ भी खास नहीं है। एक ऑब्जर्वेशन दिखी आपको और एक रिजल्ट दिखा। अगर ये कुछ कुछ छोटी मोटी चीजें आप खुद से करने लगोगे तो आपको टेंशन बहुत कम रहेगी कि हमें याद करना है। आपके पास स्ट्रेटेजी आ गई कि हाँ हम बना लेंगे अपने आप। और दूसरा, हम उन चीजों को भी यूज कर सकते हैं लाइक एनिमेशन वगैरह को, क्योंकि हमारे पास कुछ टाइम बच जाएगा। अभी लास्ट उसने क्वेश्चन आपसे पूछा था कि इस पे जो फोर्स लगेगी ना, इस रोड पे जो फोर्स लगेगी वो फोर्स मैक्सिमम कब होगी? तो उसमें आंसर था कि मैक्सिमम तब होगी जब करंट की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के बीच में जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री हो। जैसे अभी देखो, अभी यहाँ पे कितना एंगल है, ये करंट की डायरेक्शन है और ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। तो ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल अगर 90 डिग्री हो तब फोर्स मैक्सिमम लगेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला पॉइंट है। बट अगर इसको आपको समझना हो, कुछ बच्चों का ये क्वेश्चन आ सकता है कि सर 90 डिग्री वाला क्या चक्कर है। एक तो ये आंसर मिलेगा आपको कि याद कर लो। दूसरा, आपको अगर आंसर चाहिए तो क्योंकि हम शुरू से, मैं आपको हर एक टॉपिक के 12th क्लास वाले फॉर्मूले लिखवा के आ रहा हूं, है ना। फॉर्मूले इसलिए नहीं लिखवा रहा कि आपको याद करने हैं, आपको वहां से समझ आ रही है थोड़ी अच्छी। तो वैसे ही अगर मैं इसके लिए भी आपको एक्स्ट्रा करवाऊं, आप एक्टिविटी के लिए स्पेस छोड़ देना, उसके बाद लिखना हैशटैग नोट एक्स्ट्रा है। इससे आपको वो वाली बात मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। कौन सी वाली बात? कि भाई 90 डिग्री पे फोर्स मैक्सिमम क्यों होती है। एक्स्ट्रा में नोट में डाल के लिखो, द फोर्स इज गिवन बाय, जो फोर्स लगती है ना मैग्नेटिक फील्ड में, उस फोर्स का फॉर्मूला अगर मैं आपको बताऊं तो वो ये होता है, F इज इक्वल्स टू बी आई एल मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा। ठीक है, बी आई एल मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा, ये फॉर्मूला होता है। याद रखना भी आसान है, वैसे रखना नहीं है आपको। दिस इज बिल साइन थीटा। बी माने मैग्नेटिक फील्ड, जिसको नहीं पता हो तो लिख लेना मैग्नेटिक फील्ड। आई माने करंट, एल का मतलब इसकी लेंथ, एल का मतलब लेंथ ऑफ द रोड, लेंथ ऑफ द वायर। साइन थीटा, व्हाट इज थीटा? थीटा इज एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, एंड होपफुली आपने मैथ्स के अंदर ट्रिग्नोमेट्री वाला चैप्टर कर लिया होगा। कर लिया ट्रिग्नोमेट्री वाला चैप्टर आपने? अगर ट्रिग्नोमेट्री वाला चैप्टर आप लोगों ने कर लिया है तो आपको साइन थीटा को पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होगी कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और इसकी वैल्यू आपने 90 तक याद रखी है, 0 1 अपॉन 2 1 अपॉन रूट 2 रूट 3 बाय 2 1, है ना। तो सबसे बड़ी वैल्यू आती है 1, कब? 90 डिग्री पे। और सबसे छोटी वैल्यू आती है 0, कब? 0 डिग्री पे। तो समझो फॉर्मूला क्या है, बी आई एल साइन थीटा। बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड, कुछ वैल्यू होगी रख देंगे, करंट कुछ एम्पियर्स में होगा रख देंगे, लेंथ कुछ मीटर में होगी रख देंगे। तो इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ ना कुछ आंसर आएगा। सपोज इसको सॉल्व करके आपके पास कुछ भी आंसर आ गया, फॉर एन एग्जांपल 40, जस्ट फॉर एग्जांपल। बट अभी एक टर्म और मल्टीप्लाई में पड़ी है विच इज साइन ऑफ थीटा। अगर यहां पे, और ये थीटा क्या है? थीटा इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट। वो एंगल अगर 0 हुआ तो ये साइन 0 0 बन जाएगा, और 0 इंटू समथिंग 0, ठीक है, 0 इंटू समथिंग 0 हो जाएगा। आप इसके लिए डायग्राम बना सकते हो। एक सिंपल सी चीज है, याद नहीं करना पड़ेगा आपको। नॉर्थ से साउथ की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर जाती हैं और बीच में अगर वायर रखी हुई है किसी भी ऐसे रैंडम पोजीशन में, तो ये वाला जो एंगल है इसको बोलते हैं थीटा।
इस वायर पे फोर्स लगेगी, कितनी लगेगी, बी आई एल साइन थीटा। अगर हम इस वायर को ऐसा परपेंडिकुलर खड़ा कर दें, है ना, परपेंडिकुलर खड़ा कर दें, करंट ऊपर जा रहा हो या करंट नीचे जा रहा हो, तो जो ये एंगल बनेगा, ये एंगल कितना बन जाएगा, 90 डिग्री। इस केस में साइन थीटा कितना आएगा, इस केस में साइन थीटा 1 आ जाएगा, बड़ी से बड़ी वैल्यू आ जाएगी। इसका मतलब ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, दिस फॉर्मूला विल टेक द शेप बी आई एल, जस्ट इतना ही बन जाएगा। समझ गए बात। इसी सीरीज में एक और डायग्राम बना सकते हो आप, इसी के नीचे बना लेना, मैं यहां बना देता हूं। अगर हमने मैग्नेट यहां रखी हुई है नॉर्थ और साउथ, फील्ड ऐसे जा रहा है, और हमने वायर भी ऐसे ही रख दी, ठीक है, ये क्या है, ये करंट कैरिंग वायर है, वायर भी ऐसे रख दी, तो करंट भी ऐसे जा रहा है ना, फील्ड भी ऐसे ही है, थीटा कितना हो गया, 0। ये करंट है ना, ये वायर को आप थोड़ा अलग कलर से बना लेना, यहाँ पे थीटा कितना हो गया, 0। और अगर थीटा 0 हो गया तो साइन थीटा कितना हो जाएगा, साइन थीटा भी 0 हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे थीटा हो गया 0। तो जो फोर्स है, फोर्स भी क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि समथिंग इंटू 0 इज 0। तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि जब किसी वायर को ऐसे किसी भी एंगल पे रख देते हैं तो उस पर कुछ फोर्स लगती है, उसको 0 डिग्री पे रख देते हैं अगर, तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगती, 0 फोर्स लगती है। और अगर उसको बिल्कुल सीधा रख देते हैं, परपेंडिकुलर रख देते हैं, तब उस पर मैक्सिमम फोर्स लगती है, दिस इज मैक्सिमम फोर्स। तो एक हल्की सी चीज आपने समझी, जिसको भी आपको याद नहीं करना, बस आपको ये चीज याद करनी है। आपसे एग्जाम में पूछेगा क्या, वो मैं आपको बता देता हूं। आपसे एग्जाम में ये पूछा जाएगा कि व्हेन इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज मैक्सिमम इन अ मैग्नेटिक फील्ड। आपको आंसर देना है इतना सा कि व्हेन द एंगल बिटवीन करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड इज 90 डिग्री। अब इसके लिए आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप याद कर लो, या ये जो हमने डिस्कशन करी इसको आपने नोटबुक में लिखा भी होगा, इसको आप समझ लो, बस, ठीक है। तो इसके बाद हम लिख देंगे स्टार बना के कि द फोर्स एक्सपीरियंस्ड is maximum when angle between, maximum को अंडरलाइन कर लेना, angle between current and magnetic field is 90 डिग्री, और 90 डिग्री को अंडरलाइन कर देना। ये फॉर्मूला भी 12th क्लास की नोटबुक से बताया आपको, 12th क्लास के सिलेबस का फॉर्मूला है कि F इज इक्वल टू बी साइन थीटा, वहां पे प्रूफ करेंगे ये चीज। देखो सिंपल सी चीजें हैं 12th में जो 10th में यूज कर रहे हैं यहाँ पर। इसी तरह से एक और लाइन आपको लिखनी है, बट वो लाइन आप लिखोगे, मैं आपको बताऊंगा कि मैक्सिमम कब होती है, जब थीटा 90 डिग्री होगा, और मिनिमम कब होती है, जब 0 डिग्री होगा, है ना, जब क्या होगा, 0 डिग्री। तो आप लिखोगे नेक्स्ट लाइन कि द फोर्स एक्सपीरियंस इज मिनिमम। इसके अंदर बस इतना फर्क है, मिनिमम के ब्रैकेट में आप लिख सकते हो 0। कम से कम कितनी फोर्स लगेगी वो आपको पता है, वो आपको पता है कितनी फोर्स लगेगी, कम से कम 0 लगेगी, और ज्यादा से ज्यादा कितनी लगेगी ये नहीं पता, है ना। कम से कम कब लगेगी, जब 0 डिग्री हो, ज्यादा से ज्यादा कब लगेगी, जब 90 डिग्री हो, ये दोनों चीजें अपने को पता है। तो द मिनिमम फोर्स व्हेन एंगल बिटवीन, मतलब सब बातें सेम लिख करके 90 डिग्री की जगह 0 डिग्री। यहां तक आप फिनिश करो फटाफट से। अभी यहां तक आपने कर लिया, सेटिस्फैक्टरी, हमें सारा का सारा समझ में आ गया।
अब आगे चलते हैं, धीरे धीरे एक एक स्टेप आगे रखेंगे। हमें ये पता लग गया कि फोर्स लगती है, फॉर्मूला देखने के बाद हमें ये भी पता लग गया, बाकी मैंने कहा कि वो एक्स्ट्रा है, बट फिर भी पता लग गया कि फोर्स कितनी लगती है। मान लो कि अगर आपको कभी इन केस मैग्नेटिक फील्ड दे दे, करंट दे दे और लेंथ दे दे और थीटा भी दे दे, तो आप बिल साइन थीटा में सारी वैल्यू रख के फोर्स भी कैलकुलेट सचमुच में कर सकते हो। ठीक है, कर सकते हैं, मल्टीप्लाई तो करना रह गया, साइन थीटा तो हमें पता ही है, बी आई एल की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, बट ये फोर्स जो लगेगी वो किस डायरेक्शन में लगेगी? फोर्स की डायरेक्शन भी होती है ना, कि ये जो चौक है, अगर इस पे मैं फोर्स इधर से लगाऊंगा तो ये चौक इधर जाएगा, उधर से लगाऊंगा तो इधर आएगा, नीचे से लगाएंगे तो ऊपर जाएगा। तो फोर्स भी लगनी चाहिए, बट फोर्स की डायरेक्शन भी पता चलनी चाहिए। डायरेक्शन ऑफ फोर्स अगर आपको पता करनी हो तो कैसे पता लगती है? डायरेक्शन ऑफ फोर्स पता करने के लिए आपके पास एक रूल होता है, तो न्यू हेडिंग बना करके लिखें एक रूल जिसका नाम है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड वाला रूल। फ्लेमिंग के दो रूल आएंगे, एक लेफ्ट हैंड रूल और एक राइट हैंड रूल। और अभी आपकी जिंदगी में दूसरा रूल आया है, आपने पहले राइट हैंड थंब रूल पढ़ा था। ठीक है, तो उसको भी आप ध्यान रखो कि राइट हैंड थंब रूल आपने क्या पढ़ा था। उसी के जैसा एक और था मैक्सवेल्स कॉर्क स्क्रू रूल, जो आपको सिर्फ बताया गया था, लिखवाया नहीं गया था। अब आ जाता है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। और हर रूल को याद रखना कि ये कब सीख रहे हैं अपन, किस लिए सीख रहे हैं। लिखो दिस रूल, जल्दी से लिखना। दिस रूल इज यूज्ड टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स experienced by current carrying conductor in magnetic field। जब एक करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसमें फोर्स लगती है। बारी बारी सुन के पक जाओगे, अभी बहुत बार यूज करना है। तो उस पर जो फोर्स लगती है, उस फोर्स की डायरेक्शन, सिर्फ डायरेक्शन बताने के लिए एक रूल चाहिए, और वो रूल है फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। माने कि इसमें लेफ्ट हैंड चाहिए अपन को। ठीक है, और ये रूल के अंदर इस रूल की आप चेटिंग कर सकते हो। कैसे? क्योंकि आपके पास लेफ्ट हैंड है, एग्जाम में लेफ्ट हैंड ले जा सकते हैं क्या? ले जा सकते हैं, तो ये रूल भी आप याद रख सकते हो। अब ये रूल क्या कहता है वो लिखना आपने को, स्टेटमेंट क्या है इस रूल की। ठीक है, तो उस पर चलते हैं। इसको हटा रहा हूं। ये रूल आपको ये कहता है कि पहले अपन डिस्कस कर लेते हैं कि आप अपना लेफ्ट हैंड लो, ले लिया जी। इसके अंदर 4 फिंगर यानी पहली फिंगर, सेंट्रल फिंगर यानी दूसरी फिंगर और थंब, इनको स्ट्रेच करना है इस तरह से कि दे मतलब कि ये तीनों के तीनों दीज 3 आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, यानी इस तरह से, ऐसा कुछ। ठीक है, इस तरह से आपने इसको ओपन करना है। और जब आपने इसको ऐसा ओपन कर लिया तो आपको फोर्स की डायरेक्शन चाहिए ना। यस, हमें फोर्स की डायरेक्शन चाहिए। तो आप क्या करो, दो लोगों की डायरेक्शन फिक्स करो। ये तीन जो फिंगर्स हैं, ये तीनों डायरेक्शन बताने के काम में आएंगी। उसने कहा कि पहले इन तीनों को ओपन करो, और अगर ये वाली 4 फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करेगी, सेंट्रल फिंगर अगर करंट की डायरेक्शन को शो कर रही होगी, तब ये थंब फोर्स की डायरेक्शन को शो करेगा। बस इतना सा रूल है। ठीक है, तो इसको लिखते हैं, लिखने के बाद और क्लैरिटी आ जाएगी। तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू दिस रूल। ये रूल क्या कहता है, लिखें स्ट्रेच 4 फिंगर, stretch 4 finger, central finger and thumb, central finger and thumb of left hand in such a way that
दे आर, थोड़ी सी बड़ी है इसकी थ्योरी बट है आसान, दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। पहले तो अपन ने सिर्फ सिर्फ इतना बताया है कि आपको हाथ को खोलना कैसे है, अभी कुछ भी नहीं कहा। तो एक पैराग्राफ हमारा खत्म हो गया कि जिसमें अपन ने सिर्फ स्टाइल बताया कि स्टाइल ऐसा है, ठीक है। और अब बताएंगे कि इफ फोर फिंगर points in direction of magnetic field and central finger points in direction of current, the thumb will give the direction of force. The thumb will give direction of force. तो स्टेटमेंट तो बहुत बड़ी होगी और अभी क्योंकि खुला खुला लिखा है तो एक पूरा बोर्ड भर गया है इससे, बट है आसान, जल्दी से लिख सकते हैं इसको अपन, 2-3 मिनट के अंदर अंदर लिख सकते हैं, 2 मिनट में तो आराम से लिख सकते हैं। ये फर्स्ट पैराग्राफ आपने लिख लिया होगा और इसके साथ एक डायग्राम भी बना के आना है, और उस डायग्राम के मैंने बताया आपको चीटिंग कर सकते हैं। तो इस तरह से यही शेप आपको बना के आनी है। ये हमारी 4 फिंगर है ना, यहाँ पे कुछ जॉइंट है, ये 4 फिंगर है, ठीक है, ये हो गया थंब। अब ये सेंटर फिंगर को बाहर कैसे निकालें, इसको बनाने का तरीका होता है कि इसको ऐसा ओब्लिक बना दिया जाए, है ना, जैसे एक्स वाई जेड अगर आपने बनाया है तो ऐसा बनाते हैं। ये क्या था, दिस इज 4 फिंगर, इसके साथ लिख लेना 4 फिंगर। ये क्या है, थंब, और ये क्या है, दिस इज सेंट्रल फिंगर। बुक के अंदर अगर आप देखोगे तो आपको एक्चुअली में फिंगर्स वाला डायग्राम भी दिखेगा, बट यहाँ पे मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं कि आपको फिंगर वाला डायग्राम बना के दिखाऊं, उसमें टाइम भी लगेगा। अगर किसी बच्चे की ड्राइंग अच्छी है तो इधर आप फिंगर वाला डायग्राम भी बना लो, ठीक है, बाकी उसकी नीड नहीं है। 4 फिंगर किसकी डायरेक्शन को शो कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड को। अगर इस पे आप इफ लिख सकते हो कि अगर आपने इसको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में सेट किया और सेंट्रल फिंगर को आपने करंट की डायरेक्शन में सेट किया, इफ, तब जाकर के जो थंब होगा वो किसकी डायरेक्शन शो करेगा, वो शो करेगा फोर्स की डायरेक्शन। देखो मैंने यहां पे 3 चीजें लिखी हैं हर एरो के पास, हर एरो के पास 3 चीजें लिखी है, उसको ध्यान से देखो। पहले तो ये लिखा हुआ है कि ये एरो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 4 फिंगर को, ये सेंट्रल वाले को, ये थंब को। फिर लिखा है इफ देन, मतलब कि ये दोनों फिंगर्स को आपको सेट करना पड़ेगा, और जहां पे ऑटोमेटिकली अगर जहां पे भी ये घूम रही है उसके अकॉर्डिंग थंब घूमता रहेगा, देखो है ना, जहां पे भी आप इनको सेट करोगे थंब ऑटोमेटिकली घूमता रहेगा। तो जैसे भी आपने सेट करके हाथ को फ्री मतलब फिक्स कर दिया, तब जो थंब की डायरेक्शन है वही डायरेक्शन है फोर्स की, बस इतना समझ लेना, ठीक है। और आप देखो याद रखना बहुत आसान है, आपको याद रखने के लिए कितना आसान तरीका है, देखो 4 फिंगर, जो कि 4 फिंगर है, F फॉर 4 फिंगर, F फॉर फील्ड, ये किसके डायरेक्शन को शो कर रही है, फील्ड, ठीक है। और जो सेंट्रल वाली है, जो सेंट्रल वाली है वो किसको शो कर रही है, करंट को, C फॉर सेंट्रल, C फॉर करंट। और अगर ये दोनों सेट कर ली, देन जो आपका थंब है वो दिखाएगा फोर्स को। तो अब अगर इसमें, वैसे इसमें तो राइमिंग नहीं हुई, T फॉर थंब एंड F फॉर फोर्स, अगर आपको राइमिंग चाहिए तो फोर्स की जगह आप वर्ड यूज कर लो थ्रस्ट, काइंड ऑफ फोर्स ही होती है। तो T फॉर थंब, T फॉर थ्रस्ट, ठीक है।
बाकी अगर राइमिंग की जरूरत नहीं है तो फोर्स इज अ बेटर वर्ड। बस इतना सा रूल है। अभी जब तक इसको लगाकर नहीं देखेंगे तब तक अपने को समझ में नहीं आएगा कि ये रूल क्या है, कह के क्या चला गया है अपने को। ठीक है, तो पहले इसको आप नोट करो, यहां तक कंप्लीट करो, फिर इसको लगा के देखते हैं। चलो अब इसको लगा के देखते हैं। लगा के देखते हैं माने कुछ एक क्वेश्चन आप करके देख सकते हो। लाइक हमारे पास जो भी क्वेश्चन बनाया था ना कि इधर नॉर्थ पोल रखा हुआ हो किसी मैग्नेट का, इधर किसी मैग्नेट का साउथ पोल रखा हो। ये भी जब डायग्राम बन रहे हैं तो भी आप ध्यान रखना कि यहाँ पे मैं इसे खाली सा बनाता हूँ। क्यों? क्योंकि नॉर्थ पोल अकेला एग्जिस्ट नहीं कर सकता, ये पूरी मैग्नेट ही होगी, ये भी पूरी मैग्नेट है। बट मुझे जो जरूरत है एक बारी मैं उतना ही दिखा रहा हूँ, तो टूटा हुआ हिस्सा दिखा रहा हूँ एक बारी। अगर ऐसे नॉर्थ और साउथ रखा हुआ है तो इसके सिर्फ फील्ड बन जाएगा, और इसके बीच में अगर आपने वायर को ऐसे रख दिया, ठीक है, वायर को सीधा रख दिया, तो इस पे जो फोर्स लगेगी क्या आप उसकी डायरेक्शन पता कर सकते हो? अगर एक परपेंडिकुलर आपने वायर रख दी है तो क्या आप उसकी फोर्स पता कर सकते हो? अब ये डायग्राम क्या है, ये डायग्राम 3D के अंदर बनेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो आप इसको 3D में इमेजिन करने के लिए क्या करो, जिस भी रूम में आप बैठे हुए हो तो जहां भी आपका डेस्क है वहां पे आप सेंट्रल पोजीशन ले लो, उसके इस तरफ और उस तरफ। लाइक मैं अगर इमेजिन कर रहा हूं तो मैं ऐसा इमेजिन कर लूंगा कि इस तरफ मेरे इधर वाला जो मेरी जो वॉल है वो नॉर्थ पोल है ना, इधर वाला पड़ोसी नॉर्थ है, उधर वाला पड़ोसी साउथ है। तो दो जो पोल्स हैं वो नॉर्थ और साउथ बन गए, और ऐसे फीड लाइंस जा रही है, और बीच में एक वायर स्ट्रेट खड़ी। अब उस वायर पे कितनी फोर्स लगेगी? ठीक है, इस रूल को लगाना सीखते हैं। आपको इन दोनों को सेट करना है और इसको ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करना है। पहले इसको सेट करेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, और फील्ड की डायरेक्शन होती है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। तो 4 फिंगर मेरी सेट होगी। ठीक है, करंट कहां जा रहा है? ऊपर। तो ये इसको सेम पोजीशन पे रखना, हिलाना नहीं है, घुमा सकते हो आप ऐसे घुमाते घुमाते। इसको ऐसे किया कि ये वाली वायर जो है ये सीधी हो जाए। वायर क्या? फिंगर है अभी, तो ये वाली फिंगर सीधी हो जाए। तो ये देखो, ये दोनों फिंगर मैंने सेट कर लिए हैं और सही सही फील्ड की डायरेक्शन सही बता रहा है, करंट की डायरेक्शन सही बता रहा है। तो थंब कहां जा रहा है? दिख नहीं रहा आपको, थंब पीछे की तरफ है ना। थंब जा रहा है बोर्ड के अंदर, यानी इस पे जो फोर्स लगेगी वो कहां लगेगी? इनसाइड द बोर्ड, या आप कहोगे इनसाइड द पेपर। समझ गए बात? एक और एग्जांपल करके देखते हैं। ऐसे कई सारे क्वेश्चन बना सकते हो, जिसमें बना रहा हूं बनाते रहना। इधर नॉर्थ हो और इधर साउथ हो, और बीच के अंदर फील्ड जो बन रहा है उसमें वायर इस तरह से रखी है कि अब करंट नीचे की तरफ आ रहा है। अब करंट नीचे की तरफ आ रहा हो, ठीक है। अब इस पे फोर्स कैसे लगेगी चेक करो और पता करो कि आपको आंसर मेरे लिखने से पहले आपको आंसर पता लग जाता है। आपको वापस से लेफ्ट हैंड निकालना है, फ्लेमिंग अंकल की बात याद करनी है, उन्होंने कहा था ऐसे पोजीशन करो, इसको नहीं छेड़ना, इन दोनों को सेट करना है। इसमें से पहले इसको सेट करना है, तो ये फील्ड की डायरेक्शन ये रही, ठीक है। अब इस फिंगर को सेट करना है इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो ये तो सही नहीं है। ये वाला अब पोजीशन सही है, ये फील्ड की डायरेक्शन सही है, ये वाली डायरेक्शन करंट की सही है। अब थंब कहां आ रहा है? बाहर की तरफ, है ना। तो इट मींस इस वायर पे फोर्स लगेगी, हाँ, कहां लगेगी? आउटसाइड द पेपर, पेपर से परपेंडिकुलरली बाहर। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। लाइक दिस इज योर ए पार्ट, दिस इज योर बी पार्ट, लेट्स हैव सम सी पार्ट। इसके अंदर आप अगर कुछ ऐसा बना लो, इधर बना लेते हैं, ये एक इधर मैग्नेट, ठीक है, नॉर्थ पोल, एक इधर मैग्नेट, और ये वाला पोल साउथ पोल। यहां से जो फील्ड लाइंस है वो यहां जा रही है,
और यहां पे एक वायर रखी हुई है ऐसे। ये वायर रखने का मतलब क्या है कि दो पोल ऐसे रखे हुए हैं, एक पोल यहाँ एक पोल यहाँ, ठीक है, और उसके बीच में वायर ऐसे सीधी रखी हुई है, ठीक है। लाइक जो दीवारें हैं, लाइक एक ये वाली दीवार है, ये वाली दीवार है, इसके बीच में बिल्कुल ऐसे सीधी, इस तरह से बिल्कुल सीधी वायर रखी हुई है। तुमने को डेटा दिखाना पड़ रहा है बस। अगर बिल्कुल सीधी रखी हुई हो तो इस पे फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? दोबारा से रूल लगाते हैं। फील्ड की डायरेक्शन तो यही है। करंट की डायरेक्शन कैसी है? अब देखो कुछ इस तरह से आपको ऐसे हैंड को करना पड़ेगा कि फील्ड की डायरेक्शन ये रहेगी और करंट कहा जा रहा है, वायर सीधी रखी हुई है, हॉरिजॉन्टली रखी हुई है, और करंट जा रहा है अंदर की तरफ, तो उसमें फोर्स लगेगी नीचे की तरफ। तो आप दिखा भी सकते हो फोर्स कहाँ लगेगी, नीचे की तरफ, यहाँ फोर्स लगेगी डाउनवर्ड्स। अगर करंट बाहर आ रहा होता, अगर करंट बाहर आ रहा होता, इधर नॉर्थ हो इधर साउथ हो, थोड़ा ऑब्लिक डायग्राम बना लें 3D लुक के लिए, और इस तरह से वायर रखी हुई है, करंट बाहर आ रहा है, ठीक है, ये भी हॉरिजॉन्टल रखी हुई है और करंट बाहर आ रहा है, तब आप इसको कैसे सेट करोगे? इस तरह से। ये जो पोजीशन है ऑटोमेटिकली सेट है, ठीक है, ये वाली पोजीशन। वहां से थोड़ा ज्यादा ब्राइट दिखा रहा था, शायद आप ठीक करें। कि आपने फील्ड ऐसे रखा हुआ है, करंट आपका बाहर आ रहा है, तो फोर्स कहां लगेगी? ऊपर। यानी वायर, ये वाली जो वायर है ये उठना स्टार्ट हो जाएगी, वो वाली वायर झुकना स्टार्ट हो जाएगी, ये वाली फोर्स जो लगेगी दिस इज अपवर्ड्स। ठीक है, ऐसे कितने भी पार्ट्स बने हुए आ जाए तो आप ये सारे पार्ट्स के अंदर डायरेक्शन ऑफ फोर्स निकाल सकते हो। यहां तक आपको डायरेक्शन ऑफ फोर्स निकालनी आ गई ना? से यस, आ गई। तो जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स निकालनी आ गई, तो आपने सबने ये चीज नोटिस करी होगी कि हम जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं उन सब में एक चीज कॉमन है कि डायरेक्शन ऑफ फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ करंट परपेंडिकुलर लेकर के चल रहे हैं। क्योंकि जो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल है ये तभी लगता है जब करंट की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी हो? 90 डिग्री। यहां भी 90 है, यहां भी 90 है, पिछले दोनों केसेस में भी 90 था, और पता है ना 90 वाला केस वही होता है जब फोर्स मैक्सिमम लगती है। तो आप ये नोट लिख सकते हो स्टार लगा के या हैशटैग लगा के, हैशटैग नोट क्या कि फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल is only applicable when थीटा इज 90 डिग्री। ये हमको शॉर्ट में लिखवा रहा हूं, आपको समझ होना चाहिए कि थीटा क्या है। अगर किसी बच्चे को नहीं पता लगता कि सर थीटा क्या है, मुझे नहीं पता, तो पूरी लाइन लिख लेना, व्हेन एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक करंट इज 90 डिग्री। ठीक है, शॉर्ट में मैंने आपको लिखा दिया कि ये रूल तभी तभी लगेगा कभी कभी जब थीटा 90 डिग्री हो। अगर 90 से कम होगा तब भी नहीं लगेगा, 90 से ज्यादा होगा तब भी नहीं लगेगा। अब ये जो हमने आज डिस्कशन कर लिया, ये कल का जो ग्रैंड टॉपिक आने वाला हमारे पास इलेक्ट्रिक मोटर, जिसका क्वेश्चन आया तो 5 नंबर में आ सकता है, 4 मार्क्स में आ सकता है, 3 में आ सकता है, बड़े मार्क्स में आएगा, है ना। उस टॉपिक की पूरी तैयारी होगी है हमारी, तो कल हम स्टार्ट करेंगे। कल से पहले आप इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ के बैठना, कल की क्लास से पहले। कल हम इलेक्ट्रिक मोटर डिस्कस करेंगे यहाँ पे, ठीक है। आज इतना ही करते हैं।